जय हिंद। देखिए, आज के ज़माने में हर एक देश के पास कुछ न कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं। अब वो चाहे ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हो, या बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर के हो, फूड क्राइसिस या महंगाई को लेकर के हो, या रोजगार जॉब्स की कमी को लेकर के हो। इन सारी बड़ी बड़ी समस्याओं के बीच एक और बड़ी समस्या आती है जिसे हम गरीबी या पोवर्टी के नाम से जानते हैं। यह समस्या खास करके अविकसित या विकासशील देशों में ज़्यादातर पाई जाती है। इस वीडियो में हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो एक गरीब इंसान को अमीर बनने में बाधा डालती हैं। सरकार देश की गरीबी को 100% मिटा क्यों नहीं पा रही है? क्या नोट छाप करके गरीबी को दूर किया जा सकता है? तो चलिए, इस वीडियो में सारे टॉपिक को हम लोग बेहतरीन तरीक़ा से आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये गरीबी शब्द का आविष्कार, इसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो फ्रांस का एक शब्द है पुअर्टे। उसी पुअर्टे शब्द से गरीबी शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अंग्रेजी शब्द पुअर्टी होता है। तो फ्रांस से यह शब्द लिया गया है, पुअर्टे यानी गरीबी शब्द। अब चाहे आप ये मान सकते हैं कि फ्रांस पहले बहुत गरीब रहा होगा, इसीलिए वहाँ से गरीबी शब्द की उत्पत्ति हुई। हालांकि ये कोई लॉजिक नहीं है। अब गरीबी की जो परिभाषा है वो अलग अलग देशों के द्वारा, अलग अलग समितियों के द्वारा जो है ना, इसको डिफरेंट तरीक़ों से दिया गया है। अगर हम इसका सामान्य डिफिनीशन दें तो वह स्थिति जब एक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता यानी फंडामेंटल नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाता है, उसे हम गरीबी कहते हैं। अब एक व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकता यानी फंडामेंटल नीड्स क्या होती है, तो हर एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए या सरवाइव जीवित रहने के लिए उसे 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जिसे फंडामेंटल नीड्स के नाम से जाना जाता है। रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 ऐसे चीज़ें हैं जो हर एक व्यक्ति के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए ये 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। आप ज़रा सोचिए, किसी व्यक्ति को भरपेट खाना मिल गया यानी भोजन मिल गया, उसे अच्छा से पहनने के लिए कपड़ा मिल गया और रहने के लिए एक मकान, आवास मिल गया, तो अब उस व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए और क्या चाहिए? हालांकि ऐसा नहीं है कि ये केवल 3 ही चीज़ें से मनुष्य जीवित रहता है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा और भी चीज़ें चाहिए। जैसे आदमी कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे ट्रीटमेंट, दवा की ज़रूरत पड़ती है। आदमी बहुत सी चीज़ें हैं, बट ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मनुष्य को सर्वाइव करने के लिए, जिसे हम फंडामेंटल नीड्स या मूलभूत आवश्यकता के नाम से जानते हैं। इसके अलावा गरीबी को और अलग अलग तरीक़ों से डिफाइन किया गया। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा भी गरीबी को अलग तरीके से डिफिनेशन दिया गया। जैसे गरीबी वह स्थिति है जब एक परिवार को या एक व्यक्ति को सही से खाना न मिल पाए, पहनने के लिए सही से कपड़े न मिल पाए, और जाने के लिए स्कूल या अस्पताल न मिल पाए, ज़मीन पर्याप्त मात्रा में न हो कि वो लोग खेती कर पाए, अनाज का उगा पाए। तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं गरीबी। किसके द्वारा? तो यूएनओ के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह डिफिनेशन दिया गया। अब इसी क्रम में गरीबी को डिफिनेशन देने के लिए वर्ल्ड बैंक चला आया, जिसे हम लोग IBRD के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, विश्व बैंक का शॉर्ट नाम होता है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका पूरा नाम है। तो IBRD यानी विश्व बैंक ने भी डिफिनेशन दिया कि गरीबी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति या कोई परिवार खुशहाली से वंचित रह जाए, यानी किसी व्यक्ति का खर्च जो है ना पर डे $2 से कम हो तो उसे हम गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं, यानी उसे गरीब मानते हैं। $2 का मतलब होता है कि लगभग 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 160 रुपया होगा। तो अगर किसी व्यक्ति का जो है डेली का खर्च $2 या 160 रुपया इंडियन करेंसी के हिसाब से, अगर उसका 160 रुपया खर्च है तो समझिए वो गरीब नहीं है। और किसी व्यक्ति का खर्च पर डे का 160 रुपये से कम है तो समझिए वो व्यक्ति गरीब है। ये किसके अकॉर्डिंग है? तो IBRD यानी विश्व बैंक के अनुसार ये गरीबी को परिभाषित किया गया। अब आप सोच सकते हैं, हम और आप जो है ना पर डे 160 रुपये खर्च करते हैं कि नहीं? पर डे का बात कर रहे हैं। अगर पर डे खर्च करते हैं तो समझिए हम लोग गरीब नहीं हैं, और नहीं करते हैं तो हम लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिसे BPL कहा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। भारत में अगर इसकी स्थिति देखा जाए गरीबी की, तो लगभग 6.5%, 6.7 है, 6.5 मान लीजिए, 6.5% अभी भी क्या है, लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान समझिएगा कि गरीब होना और गरीबी रेखा के नीचे आना, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जैसे गरीबी मतलब ये होता है, यानी गरीब होना, कि वैसे व्यक्ति जिसके पास सही से कपड़े ना हो पहनने के लिए, सही से आवास ना हो, सही से उसका इनकम ना हो, सही से भोजन, स्वच्छ जल, स्कूल, आवास वगैरह ये सही से मतलब नहीं हो, तो उसे हम गरीब कहते हैं। फिर भी गरीब में क्या होता है, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत ठीक ही होता है। लेकिन गरीबी रेखा के नीचे आना, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, इसके नीचे आना ये ज़्यादा गरीबी को दिखाता है। तो भारत में जो गरीबी रेखा के नीचे जो आबादी है वह 6.7% है टोटल भारत के पॉपुलेशन का।
अब इसकी निर्धारण करता कौन है? तो भारत में नीति आयोग के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। नीति आयोग, जिसे पुराना नाम से हम लोग योजना आयोग के नाम से भी जानते थे, इसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी में किया गया था। अब ये कैसे निर्धारण करता है? तो इन बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल या गरीबी रेखा के नीचे वैसे आदमी को या वैसे व्यक्ति को रखा जाता है जैसे भिक्षुक, जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं, ठेला लगाने वाला जो मजदूर होता है, या जनजाति लोग होते हैं, वैसे लोग जिनके पास घर नहीं है यानी बेघर परिवार, ये लोग बीपीएल के नीचे आते हैं। अब समझिए इनके पास तो गरीब तो हेले हैं, लेकिन गरीब में भी ज़्यादा गरीब है, जिसे हम लोग घोर गरीबी कहते हैं। अब कहेगा कि पूरे विश्व में जो है गरीबी का स्केल कौन तय करता है? तो एक समिति है OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI। यह एक समिति है जो पूरे विश्व, वर्ल्ड लेवल पर गरीबी का निर्धारण करती है। अर्थशास्त्र के अनुसार गरीबी को 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहला पूर्ण गरीबी, जिसे हम लोग संपूर्ण गरीबी या घोर गरीबी के नाम से जानते हैं, और दूसरा सापेक्ष गरीबी। अब एक एक करके समझते हैं। तो पहला है पूर्ण गरीबी। देखिए, अब नाम से स्पष्ट आपको पता चल जाता होगा कि पूर्ण गरीबी मतलब क्या हुआ? टोटली गरीबी, जिसे अपने हम लोग आम भाषा के बोलचाल में देहातों पर हम बोलते हैं कि एकदम घोर गरीबी है, एकदम बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो जब वह स्थिति, जब किसी व्यक्ति को सही से न खाना मिल पाए, न स्वच्छ पानी मिल पाए, शिक्षा का अभाव हो, जाने के लिए स्कूल न हो, न जाने के लिए अच्छे से स्वास्थ्य के लिए क्लिनिक न हो, अस्पताल न हो, ये सारे जिसके पास होगा उसे हम लोग पूर्ण गरीबी यानी घोर गरीबी के नाम से जानते हैं। यानी समझिए पूरा एक तरह से दरिद्र है। और दूसरा है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी, इसका नाम ही से है, सापेक्ष मतलब रिलेटिव पॉवर्टी। सापेक्ष मतलब होता है किसी से आप कंपेयर कर रहे हैं, किसी की तुलना कर रहे हैं। इसमें ऊपर वाला में हम लोग तो तुलना नहीं कर रहे हैं पूर्ण गरीबी में, लेकिन सापेक्ष गरीबी में किसी की तुलना किया जाता है। सापेक्ष जो वर्ड है वह किसी का तुलना ही कराता है। जैसे मान के चलते हैं कि 2 आदमी हो, 2 आदमी, एक आदमी थोड़ा छोटा हो और एक आदमी बड़ा हो, तो बोल सकते हैं कि हाँ, इन दोनों आदमियों में एक आदमी बड़ा है और एक आदमी छोटा है। और अकेले ऐसे हम खड़े रहें, अब बोल दें कि हम ही पूरा बड़े हैं, सबसे बड़े हम ही हैं, तो आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? आपके सामने ना इधर दाएं बाएं कहीं कोई व्यक्ति नहीं है, तो आप किससे तुलना कर रहे हैं कि आप बड़े हैं? किसी को तो रखिए तुलना करने के लिए, उसी को बोलते हैं हम लोग सापेक्ष। तो सापेक्ष गरीबी उसे कहते हैं जब किसी खास एरिया में यानी किसी स्थान पर, किसी विशेष क्षेत्र पर किसी व्यक्ति की तुलना की जाती है। यानी कोई विशेष एरिया हो और उस एरिया में हर कोई ठीक ठाक हो और उनके तुलना में कोई व्यक्ति का जीवन स्तर बहुत निम्न हो यानी गरीब हो, उसे हम लोग बोलते हैं सापेक्ष गरीबी, यानी तुलना कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए मुंबई, तो मुंबई तो है, उसको तो हम लोग बोलते हैं सपनों की दुनिया। वहाँ पे मतलब कि समझिए कि बहुत ज़्यादा हम लोग का इंडिया का कैपिटल है वो, समझिए कैसे बहुत बड़ा आबादी वाला शहर है, बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह हर चीज़, आदमी वहाँ पे नौकरी वगैरह लेने के लिए जाता है, आदमी सपना पूरा करने के लिए जाता है। तो मुंबई हो गया। मुंबई में क्या है कि बहुत ज़्यादा ऊंचे लोग, एकदम अमीर लोग हैं, इतने ज़्यादा पैसे वाले लोग वहाँ पे हैं ना, बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंगें हैं। लेकिन आपको उसी मुंबई में देखने को मिलेगा कि बहुत झोपड़पट्टी भी है, बहुत छोटे कस्बे हैं, मलबे हैं, मतलब कि एक तरह से समझिए कि जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। एक ही जगह कहीं ऊंची बिल्डिंगें होती है जहाँ पे अरबपति लोग एकदम बैठे हैं डंडो पीलो वाले गद्दे पर, अच्छे से एकदम कैसीनो कॉफ़ी चाय पी रहे हैं, और वहीं पे साइड में देखिएगा कि महल के साइड में होता है झोपड़पट्टी झुग्गी वगैरह होता है, जहाँ पे गरीब लोग अपना जीवन किसी तरह चला रहे हैं। आज भी ऐसा मुंबई में देखने को मिलता है। तो इसे हम बोलते हैं सापेक्ष गरीबी, क्योंकि यहाँ पे एक जगह कहीं पे खूब ज़्यादा लोग अमीर हैं और उनकी तुलना में क्या है ना, कोई व्यक्ति गरीब है, उसे हम लोग सापेक्ष गरीबी के नाम से जानते हैं। तो अर्थशास्त्र में गरीबी को 2 तरह से बांटा जाता है, पूर्ण गरीबी, सापेक्ष गरीबी। लेकिन इसके अलावा गरीबी को और 2 भागों में बांटा गया है, जिसे प्राथमिक गरीबी और एक होता है द्वितीयक गरीबी। प्राथमिक गरीबी हम लोग बोलते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पास पहले से वो गरीब हो, जैसे नाम ही इसका प्राथमिक, यानी पहले से शुरुआत से गरीब हो, तो वैसे व्यक्ति जिसके पास पहले से क्या हो कि खाने पीने की चीज़ें ना हो, सही से कपड़े ना हो, सही से स्कूल जाने के लिए पैसे, इनकम भी कम हो, तो उन्हें हम लोग प्राथमिक गरीबी के अंदर रखते हैं। लेकिन बात करते हैं द्वितीयक गरीबी यानी सेकेंडरी पॉवर्टी क्या है। तो जब कोई व्यक्ति, इसको ध्यान समझिएगा, द्वितीयक मतलब समझिए कि दूसरा टाइप का है। तो जब कोई व्यक्ति पहले से ठीक ठाक हो, मतलब पहले से गरीब नहीं हो, लेकिन अनावश्यक पैसे जो है ना खर्च करता हो अपने शारीरिक सुख के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति शराब पीता हो, तो शराब क्या है, वो शारीरिक सुख है, मतलब एक तरह से लत है जिसको आदमी पीता है, पैसे खर्च करता है। कोई व्यक्ति शराब पेट भरने के लिए नहीं पीता है, वो अपना एक शौक है, एक आदत है। तो कोई व्यक्ति अनावश्यक पैसे खर्च करता है, शराब पे खर्च करे या जुआ पर खड़े, सट्टाबाजी लगाए, सट्टा लगाए, वो सब जुआ वगैरह में,
तो जब अनावश्यक पैसा खर्च करता है तो उसके पास भी गरीबी आती है, पैसे की कमी होती है तो गरीब हो जाता है। उससे हम लोग द्वितीय गरीबी कहते हैं। तो प्राथमिक गरीबी में जो शुरू से गरीब होता है उसको बोलते हैं, और द्वितीय गरीबी में जब हम लोग तंबाकू ऐसे यानी जो भी सब खराब चीज़ें हैं, तंबाकू गुटखा ये सब मद्यपान वगैरह देखते हैं आजकल जो है इसका प्रचार धड़ल्ले से किया जाता है, और वो भी एक तरह से ना सरगोशी ऐड के तहत किया जाता है। सरगोशी ऐड बोलते हैं ना कि जब किसी खराब चीज़ का प्रचार जो है ना अच्छा चीज़ दिखा करके यानी उसकी अच्छाई को दिखा करके प्रचार किया जाए किसी के आड़े आकर के, तो उसे हम लोग सरगोशी ऐड के तहत कहते हैं। जैसे देखिएगा ना कि सब ये जो तंबाकू है इसको कहा जाता है पान गुटखा नहीं कहा जाता है, इसको केसर केसर करके इस गुटखा का प्रचार किया जाता है। बहुत लोग प्रचार करते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन प्रचार करते थे, आजकल तो ये दिख रहे हैं कि दो को और आगे हैं। पहले ये शाहरुख खान के थे, अजय देवगन है, उसके बाद से आ गया खिलाड़ी वाला, क्या नाम है उसका, अक्षय कुमार। ये भी जो है ना इस पान मसाला का गुटखा का प्रचार करते हैं। ऐसे इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो भी कोई व्यक्ति बड़ा होता है, इनके चूँकि ये बड़े बड़े आदमी हैं, ये जो है ना बहुत लोगों के लिए रोल मॉडल होते हैं। और जब ऐसे कैरेक्टर अगर प्रचार किस चीज़ को ऐड करता है आदमी पैसे के लिए, तो एक तरह से ठीक नहीं होता है, क्योंकि चूँकि जो भी उनके रोल मॉडल होंगे वो तो एक्सेप्ट कर लेंगे कि चलिए हमारे अगला वाला ये कर रहा है तो मतलब ठीक होगा, तो वो भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक तरह से क्या होता है, गरीबी की ओर इशारा करती है। ये सारे रास्ते जो है ना गरीबी की तरफ ले जाते हैं। एक व्यक्ति अगर 100 रुपये कमाता है, अगर उसको शराब पीने की आदत हो या गुटखा खाने की आदत हो, सिगरेट पीने की आदत हो, यानी जो भी ये सब जुआ वगैरह खराब चीज़ें की आदत हो, तो अपना कुछ पैसा जो है ना उसी में अपना शेयर कर देगा। कुछ क्या, किसी का आदत ज़्यादा होता है तो ज़्यादा ही शेयर कर देते हैं, मतलब पूरा गरीबी आता है। चलिए छोड़िए उसको। तो प्राथमिक द्वितीयक समझ लिया आप। अब हम समझते हैं कि गरीबी के ऐसे कौन कौन से मुख्य कारण हैं जिसके वजह से जो है ना गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। तीन में सबसे मतलब कि कारण तो बहुत है, लेकिन हम लोग कुछ कुछ कारण को इसमें काउंट करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको दूर करना जरूरी है। पहला इसमें हम रखें इसमें शिक्षा का अभाव, यानी अज्ञानता, असाक्षरता। जैसे देखिए हमारे समाज में क्या है कि शिक्षा का अभाव बहुत ज़्यादा है, यानी शिक्षा हर एक व्यक्ति के पास नहीं है। शिक्षा नहीं रहने से व्यक्ति को बहुत, देखिए एक जानवर और एक व्यक्ति में अंतर इतना ही का होता है शिक्षा का, नहीं तो जानवर हमें क्या अंतर है, बायोलॉजी कहता है कि मनुष्य और जानवर में लगभग शारीरिक जो बनावट होता है वो 80 से 90% मैच करता है। तो हम लोग में कुछ खास अंतर जानवरों में तो है नहीं। अंतर यही है कि हम लोग जो मानव है उनके पास शिक्षा है, एजुकेशन है। हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं, अभी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं हैं। अब शिक्षा देखिए ऐसा नहीं है कि शिक्षा जो है ना केवल जरूरी है, शिक्षा हम मतलब कि शिक्षा हमारे अंदर आ गया तो गरीबी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बट गरीबी में एक कहीं ना कहीं देखा जाता है कमी शिक्षा का। फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है यानी पढ़ा लिखा है, अगर वह डेली का 100 रुपये भी कमाता है, मान के चलते हैं उसकी पर डे की इनकम जो है ना 100 रुपया है, तो वह पढ़ा लिखा है, तो पहला ये चीज़ तो साफ साफ दिख रहा है कि वह उन पैसों को अच्छे जगह पे खर्च करेगा। चाहे जो भी इन्वेस्ट करना हो या जो भी अपने परिवार की जो डेली के यूजेस वाले जो सामान हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको अच्छे जगह पे खर्च करेगा। आप ऐसा कभी नहीं देख पाइएगा कि कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, सभ्य व्यक्ति हो, और वो कमा करके और शाम को जा करके भट्टी पर शराब लेकर के पी जाता हो। ऐसा बहुत कम ही रेयरली होगा भी। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 100% लोग शिक्षित वाला जो है ना शराब नहीं पीते हैं, बहुत लोग पीते हैं, बट उनकी मेंटलिटी और कुछ कंडीशन रीज़न कुछ और भी हो सकता है, लेकिन एक ऑन एवरेज बात यही होता है। तो शिक्षा के अभाव में भी क्या होती है, गरीबी होती है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। हमारा मानना ये है कि व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए जितनी आवश्यकता ऑक्सीजन गैस की है, उस व्यक्ति के जीवन को सुधारने के लिए उतनी ही आवश्यकता शिक्षा की है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप कहीं भी अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, सरकार से आप सवाल कर सकते हैं। एक हवाई चप्पल जो पहनने वाला व्यक्ति है ना, संविधान हमारी शिक्षा का ही देन है कि जो हवाई जहाज पर चलने वाले व्यक्ति से सवाल कर सकता है। तो शिक्षा रहने से व्यक्ति को हर चीज़ में व्यक्तित्व की जो है ना एक डेवलपमेंट होती है। तो शिक्षा को वजह से जो है ना गरीबी, मतलब शिक्षा का अभाव भी एक तरह से क्या है, गरीबी में बाधा है। दूसरा है बढ़ती हुई जनसंख्या। देखिए ये तो आजकल के लिए बहुत बड़ी समस्या है, ये तो भयानक समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या। पहले क्या था कि 2022 या 23 के डाटा के अनुसार 20 के आसपास चीन नंबर 1 पे था पॉपुलेशन में, और आज क्या है 2023 के डाटा के अनुसार जो है ना भारत नंबर 1 पर आ गया है। 140.35 करोड़ इसका जनसंख्या हो गया है। समझिए इतना करोड़, 140 करोड़ जनसंख्या हो गया है इंडिया का। पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर आ गया है जनसंख्या में भारत। और ऐसे ही भारत का अगर जो है ना जनसंख्या बढ़ता गया तो समझिए हर चीज़ की कमी आएगी। अब जरा सोचिए, बहुत चीज़ की कमी होगी, हर चीज़ में जो है ना कंपटीशन बढ़ेगा, हर चीज़ का अकाल पड़ेगा। तो जनसंख्या भी क्या है, गरीबी के लिए एक मेन रीज़न है। आप जरा सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति के 2 लड़के हैं तो अगर कोई चीज़ खरीद के लाएगा तो वह दोनों लड़कों में आधा आधा दे देगा। लेकिन अगर उसी व्यक्ति के 4 लड़के हो, 5 लड़के हो, तो वो खरीद के लाएगा तो 5 जगह थोड़ा थोड़ा बांटेगा।
तो समझिए किसी का सही से मतलब कि डेवलपमेंट नहीं होगा, सही से किसी को पेट नहीं भरेगा। तो जनसंख्या आज के ज़माने में जो है ना सबसे एक मेन कारण बन गया है किसी भी एरिया में। आप किसी भी जगह देख लीजिए तो पॉपुलेशन में क्या है, बहुत जो है ना ये मेन कारण है गरीबी का। इसके बाद तीसरा नंबर रखे हैं हम, बहुत मेन है युद्ध। एक देश गरीब होता है युद्ध के चक्कर में। जैसे हमारे यहाँ भी क्या होता है, इंडिया के पास भी क्या हुआ था, इंडिया को एक बार अकाल पड़ गया था लगभग 1943-44 के आसपास। उस टाइम जो है ना युद्ध चला था और इंडिया के पास खाने को भी कमी हो गया था, फूड जिस 15 दिन का मात्र खाना बचा था इंडिया के पास। तो जब एक देश दूसरे देश से युद्ध लड़ता है तो उस टाइम भी देश को बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल आपके पास बहुत हैं, देख लीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इसमें जितने भी देश भाग लिए थे उनकी इकोनॉमी एकदम चौपट हो गई थी। हालांकि इसमें बहुत सुधर गया है। तो युद्ध लड़ने से भी क्या होता है ना कि देश को बहुत ज़्यादा क्षति होती है और वह देश जो है ना गरीबी की तरफ चल जाता है। तो ये तीन जो है ना बहुत मेन कारण है, शिक्षा का अभाव, बढ़ती हुई जनसंख्या और युद्ध। इसके अलावा छोटे छोटे और भी कारण है, जैसे स्वास्थ्य का अभाव। स्वास्थ्य जैसे आपका अगर हेल्थ सही नहीं रहेगा तो ये भी क्या है, एक तरह से गरीबी की तरफ ले जाता है। अगर कोई व्यक्ति समझिए ना कि सालों भर जो है ना वो बीमार रहेगा तो उसके पास पैसा लगते रहेगा, उसके इलाज में पैसा लगते रहेगा और जो है ना पैसा की कमी हो जाएगी। तो स्वास्थ्य का भी अभाव क्या है, गरीबी का एक मेन रीजन है। गरीब आदमी रहता है तो उसके पास सही से अच्छे क्लिनिक या हॉस्पिटल में जा नहीं पाता है इलाज कराने के लिए, और इसका नतीजा ये होता है कि वो व्यक्ति उस बीमारी से ग्रसित हमेशा रहता है और इसे ठीक नहीं हो पाता है, मृत्यु हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और सुरक्षा मतलब कि सेफ्टी नहीं हो। जैसे मान के चलते हैं कि हम जो है ना 5 लाख अपना पूरा जीवन भर का कमाई को, यानी मान के चलिए 5 लाख रुपया है मेरे पूरा जीवन भर का कमाई, और उसको लेकर हम बैंक में रख दिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर निकाल के आज जो भी करना होगा हम करेंगे। अब पता चला कि बैंक लेके भाग गया, चाहे बैंक में डकैती हुआ, सारा पैसा लूट लिया गया। हम एक पल में कंगाल हो जाएंगे क्योंकि हमारा सारा टोटल जो है ना पैसा उस बैंक में था। तो आजकल जो है ना ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है, असुरक्षा, लूटपाट, चोरी, ये भी एक तरह से क्या है गरीबी की तरफ धकेलती है। कृषि, जलवायु, कहीं कहीं पे क्या होता है कि कृषि भी सही से नहीं हो पाती है। जैसे रेगिस्तान है, मरुस्थल वगैरह में है, वहाँ पे कृषि भी नहीं हो पाती है ताकि वहाँ पे लोग जो है खेती करके अपना जीवन को चला पाए। और जलवायु, कहीं कहीं पे क्या होता है खूब सूखा पड़ जाता है, कहीं कहीं पे भयानक बाढ़ आ जाता है। तो सूखा पड़ेगा तो वो अनाज नहीं होगा, बाढ़ आ जाएगा तो अनाज को एकदम बहा ले जाएगा। तो ये भी क्या है एक तरह से ना जलवायु, कृषि भी गरीबी का एक मुख्य कारण है। आय में कमी, देखिए हालांकि आय में कमी जो है ना यानी आय में असमानता, ये एक तरह से मुख्य कारण है। तो ओवरऑल जो है ना ये गरीबी के इतने जो है ना कारण है। जब तक इस पे हम लोग सही से काम नहीं करेंगे तब तक जो है ना गरीबी सही से मिट नहीं सकती है। तो इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, सरकार को इस पर ध्यान देना जरूरी है। अब हम ये समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से समिति हैं जो गरीबी का निर्धारण करते हैं, यानी गरीबी रेखा का निर्धारण करने वाले सरकार ने किन किन समितियों का गठन किया। तो ऐसे तो समिति बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको मेन नाम याद रखना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे गरीबी का निर्धारण करने के लिए सारे समिति हैं मेन, इसमें से भी मुख्य आपको याद रखना है, एक बहुत ही फेमस है तेंदुलकर समिति, जिसका पूरा नाम सुरेश तेंदुलकर समिति है, और दूसरा है सी रंगराजन, और एक तीसरा कभी कभी पूछता है लकड़वाला समिति। तो ये 3 समिति मेन है, मुख्य रूप से सरकार के द्वारा गठन किया गया था, जिन्होंने अपना समय समय पर अलग अलग तरीक़ों से गरीबी निर्धारण का रिपोर्ट जारी किया। तो हम लोग समझते हैं इसी मुख्य का, बाकी और भी है दादा भाई नौरोजी, लकड़वाला समिति, नीलकांत दंडेकर, वाई के अलग समिति, सी रंगराजन। तो मेन समझ लेते हैं। देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति जो मुख्य है, सुरेश तेंदुलकर समिति जिसे हम लोग शॉर्टकट में तेंदुलकर समिति भी कहते हैं, इसकी घटना जो है ना 2005 ईस्वी में हुई थी, और इन्होंने सबसे अपना पहला रिपोर्ट 2009 ईस्वी में दिया था। अब इन्होंने बताया, एक डाटा दिया, उस डाटा के तहत जो है ना इन्होंने गरीबी को डिफाइन किया, एक रिपोर्ट दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति शहर में रह रहा है और उसका पर डे का खर्च, ध्यान रखिएगा इनकम नहीं है खर्च है, तो अगर कोई व्यक्ति शहर में रह रहा है और उसका पर डे यानी प्रतिदिन का खर्च जो है ना 27 रुपये 27 इतना हो तो वह गरीब नहीं है, इससे कम होगा तो गरीब हो जाएगा। लेकिन बात करेंगे अगर वो कोई व्यक्ति गांव में रहता है तो गांव में रहने वाले व्यक्ति का पर डे का जो है खर्च 33 यानी 33 रुपया होता है, तो उसे हम लोग गरीब नहीं कहेंगे। वो आप जोड़ लीजिए कि अगर आप शहर में हैं तो आपका खर्च जो है ना इतना 27 रुपया प्रतिदिन का होना चाहिए, गांव में है तो 33 होना चाहिए। लेकिन इस समिति का जो रिपोर्ट जो था ना 2009 में आया, तो सी रंगराजन जो RBI के पूर्व गवर्नर हैं, इन्होंने इस समिति के रिपोर्ट को खारिज कर दिया, टोटली गलत बोल दिया। इन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, जो शहर में व्यक्ति रह रहा है ना उसका खर्च 32 या 33 रुपया पर डे का खर्च होना चाहिए,
कभी कभी 32 किसी बुक में देता है, किसी में 33 देता है, दोनों याद रखिएगा, 32-33 दोनों सही है। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शहर में रह रहा है तो उसकी पर डे का जो खर्च है, ध्यान रखिएगा खर्च है, वो 32 या 33 रुपये होना चाहिए। अगर वही कोई गांव में रह रहा है तो गांव का जो खर्च है वो 47 यानी 47 रुपया पर डे होना चाहिए। तो आप मिला लीजिए कि आप किस में है। दोनों लगभग रिपोर्ट मान्य है क्योंकि यही दोनों फेमस है, तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति। अब गरीबी को मिटाने के लिए सरकार ने बहुत प्रयास किया, जिसके तहत उसने बहुत ऐसे योजनाओं को संचालित भी किया। तो हम लोग समझते हैं कि ऐसे कौन कौन सी योजनाएं थी जिसको सरकार ने गरीबी मिटाने के एवज में संचालित किया था। तो ऐसे तो बहुत से योजनाएं हैं जिसको सरकार ने संचालित किया था, लेकिन हम इसमें कुछ कुछ योजना के बारे में समझते हैं जो मुख्य है। तो इसमें पहला आता है अन्नपूर्णा योजना। इसे 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी को संचालित किया गया था। इसे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से शुरू किया गया था अन्नपूर्णा योजना को। अब इसका नाम ही है अन्नपूर्णा, यानी अन्न से संबंधित है, भोजन से। तो इस योजना के तहत जितने भी बूढ़े लोग थे उनको रोटी उपलब्ध कराना था, साथ ही जितने भी गर्भवती महिलाएं थी उन्हें भी भोजन रोटी का प्रबंध कराना इस योजना का उद्देश्य था। दूसरा है नरेगा या मनरेगा। देखिए, नरेगा या मनरेगा दोनों एक ही चीज़ है। नरेगा मतलब होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और मनरेगा वही है, इसका नाम चेंज कर दिया गया। इस 2006 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था, नाम चेंज कर दिया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या एक्ट। ये दोनों एक ही है, नरेगा या मनरेगा। ये जो स्कीम है यानी योजना है, ये सरकार जॉब के क्षेत्र में लाई, रोजगार के क्षेत्र में। जैसे इसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। तो इसको रोजगार के क्षेत्र में लाया गया ताकि लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल सके। अब इस योजना में ये कहा गया, सरकार एक नियम बना दी कि इस योजना के तहत आपको 100 दिनों तक, कम से कम 100 दिनों तक जो है ना रोजगार दिया जाएगा। अब इसमें रोजगार जब सरकार देगी तो कौन से काम कराएगी? तो सिंपल छोटे छोटे काम कराती थी, जैसे नहर वगैरह है उसकी सफाई कराना, कुआं खुदवाना, कुआं का जो जगत होता है उसको बनवाना, कि सड़क किनारे किनारे सरकार जो है पौधे लगवाती थी, उसके देख रेख के लिए सिंचाई का बंदोबस्त कराना, उसको साफ सफाई कराना, उसको घेरा कराना, सुरक्षा देना। ये सारे जो है ना मनरेगा के तहत जितने भी कच्ची सड़कें थी उसको मिट्टीकरण करना, बांध वगैरह को ठीक ठाक कराना, मरम्मत कराना, ये सारे मनरेगा या नरेगा के तहत ही किए जाते थे। अगला इसमें आता है अटल पेंशन योजना, APY अटल पेंशन योजना। इस योजना के तहत सरकार कुछ कुछ व्यक्तियों के खाते में पैसे भेजा करती थी पेंशन के रूप में। तो ये अटल पेंशन योजना, हालांकि ये उतना सक्सेस नहीं हुआ, गवर्नमेंट उतना पैसे सही से नहीं भेज पाई, लेकिन ये वाला जो है ना सक्सेस हुआ था नरेगा मनरेगा। आज भी देखिएगा कि नरेगा वाला जो है ना आज भी लोग काम करते हैं, पौधे वगैरह लगा करके उसको देख रेख करते हैं। अगला इसमें है निःशुल्क शिक्षा। ये शिक्षा के क्षेत्र में है, नामी से इसका दिख रहा है। इसी का एक और नाम है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। देखिए, ऊपर वाला जो है ना ये अन्न के क्षेत्र में भोजन रोटी वगैरह देना है, इसमें जॉब या रोजगार देना है कम से कम 100 दिन, इसमें डायरेक्ट सरकार पैसे भेजती थी खाते में। और इसमें शिक्षा, चूँकि गरीबी का एक मुख्य बाधा आता है, गरीबी का कारण शिक्षा। आपको हम बता दिए कि शिक्षा बहुत ज़रूरी होता है गरीबी को हटाने में, शिक्षित होना जरूरी है। एक बार हुआ ये कि महात्मा बुद्ध जो थे ना किसी गांव में अपना एक डेरा डाले थे और उसी में कथा वगैरह उपदेश दिया करते थे किसी गांव में। तो वहाँ पे उनके दरबार में जितने भी लोग जाते थे तो वे लोग दुखी होकर जाते थे, यानी उनके चेहरे पे पूरा दुखी था। और जब महात्मा बुद्ध के दरबार से वहाँ से वापस लौटते थे तो उनके चेहरे पर खुशी हो जाती थी। यानी इधर से दुख होकर के गए, अपने समस्याओं को लेकर जाते थे और उधर से महात्मा बुद्ध उन्हें सोल्यूशन या उपदेश वगैरह देते थे, और जिसके तहत उधर से लौटते समय व्यक्ति के चेहरे पर खुशी की चमक होती थी। अब ये सारा काम जो है ना एक भिखारी देख रहा था कि लोग जा रहे हैं दुख होकर के, चेहरे पे उदासी है, और उधर से आ रहे हैं तो उन्हें चेहरे पे खुशी आ रही है, चमक आ रही है। तो सोचा कि ऐसा क्या है कि महात्मा बुद्ध इन लोगों को दे देते हैं कि ये लोग खुश हो जाके लौट रहे हैं। तो सोचा कि हम भी चलते हैं, अपने गरीबी का समस्या को रखते हैं कि महात्मा बुद्ध हमें भी कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हम भी खुश हो जाए, हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो वह गया भिखारी महात्मा बुद्ध के दरबार में और जाकर के बोला कि बुद्ध, कि मैं एक भिखारी हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ, भीख मांग करके अपना रोजगार कैसे भी अपना जीवन को चलाता हूँ, मुझे भी कुछ सलूशन दीजिए ताकि मेरी गरीबी दूर हो जाए। तो महात्मा बुद्ध हंस करके बोले कि तुम गरीब कहाँ हो, तुम्हारे पास तो देने के लिए बहुत कुछ है और तुम लोगों को कुछ देते ही नहीं हो, इसीलिए तुम गरीब हो। इतना सुन करके वो भिखारी आश्चर्य से बोला कि क्या कह रहे हैं महात्मा बुद्ध, हम खुद भिखारी हैं, बहुत मुश्किल से अपना जीवन चलाते हैं, भीख मांग मांग करके खाते हैं, भला हमारे पास ऐसा क्या है कि हम दूसरों को दे सकें, ऐसे क्या कह रहे हैं, कुछ भी हमारे पास क्या है देने के लिए। तो फिर बुद्ध थोड़ी देर सोच करके हंस के बोले कि देखो, तुम्हारे पास ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, तुम्हें एक अच्छी मुस्कान दी है,
ताकि तुम मुस्कुरा करके लोगों में एक आशा पैदा कर सकते हो, एक हिम्मत पैदा कर सकते हो। तुम दो मीठी बोली दूसरे से बोल करके उसको दुख को कम कर सकते हो। ईश्वर ने तुम्हें दो हाथ दी है, उससे किसी के हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो। और फिर महात्मा बुद्ध उस भिखारी से बोले कि सुनो, गरीबी तुम्हारे मन में होती है, ऐसे गरीबी नहीं होती है। सारी गरीबी है सोच। एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी देखिएगा वो खुश रहता है, और ऐसे ऐसे व्यक्ति भी देखने को मिलते हैं जिनके पास सब कुछ है, दुनिया के हर एक ऐशो आराम सुख है, फिर भी वो उन्हें जो है ना हमेशा दुख रहता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो सोच के ऊपर भी डिपेंड करता है। इतना सोना तो वो भिखारी खुश होकर के एकदम उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई और पूरा खुशी खुशी वापस दरबार से लौट गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे सोच के ऊपर भी डिपेंड होती है, और ये रीज़न भी है। तो निःशुल्क शिक्षा के तहत जो है ना 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार ने कहा कि निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, फ्री में एजुकेशन, यानी कम से कम हाई स्कूल तक, ताकि जो है ना उनके अंदर शिक्षा आ पाए। अगला स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी में लागू किया गया था। ये महात्मा गांधी के जन्मदिन पर लागू हुआ 2 अक्टूबर। अब देखे होंगे जितने भी नोट वगैरह होते हैं पैसा, उसके पीछे जो है ना गांधी जी का चश्मा होता है जो स्वच्छ भारत का सिंबल है। कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन का सिंबल यानी प्रतीक क्या है, तो चश्मा, गांधी जी का चश्मा है। इसके तहत जो है सरकार गरीबों को पैसे देती थी ताकि उनके जो है ना शौचालय वगैरह का प्रबंध हो पाए, ताकि वो लोग खुले में शौच न कर पाए और हर एक व्यक्ति को एक स्वच्छ वातावरण मिल पाए, ताकि उन्हें बीमारियां नहीं हो, ताकि बीमारियों वगैरह से बचे और उन्हें गरीबी दूर किया जा सकता है। मिशन इंद्रधनुष, इसके तहत जो है ना सरकार 7 अलग अलग बीमारियों के टीका फ्री में लगवाती थी। नाम ही इसका है मिशन इंद्रधनुष। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो टीकाकरण से, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को या गर्भवती महिलाओं को टीका दिया जाता है ताकि खसरा जो भी बीमारी होता है, टीबी, हैजा वगैरह सबका टीका दिया जाता है। तो मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है, टीका से। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। इसके तहत जो है ना सरकार लोगों को, गरीब लोगों को फ्री में गैस कनेक्शन दिया करती है, यानी फ्री में गैस कनेक्शन, एक सिलेंडर, एक पाइप, रेगुलेटर फ्री में लोगों को देती है कनेक्शन के थ्रू, ताकि लोग जो है अच्छे से खाना वगैरह भी बना पाए। और इसको फिर से गैस को भराने के लिए 1600 रुपया पर महीने अकाउंट में पैसे भी देती है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत गैस कनेक्शन किया जाने लगा। अगला इसमें है प्रधानमंत्री जन धन योजना। नाम ही है जन धन। गरीबों को बैंक से सीधा जोड़ना, बैंक की सारी सुविधाओं को गरीबों तक पहुँचाने के लिए कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू किया गया था। अब इसके तहत जैसे देखिए, जितने भी हम लोग अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं, जैसे SBI है या जो भी बैंक हो, तो ये बैंक में अपना एक ना रिक्वायरमेंट होता है कि आप अकाउंट खुलवा रहे हैं तो मिनिमम आपको 1000 रुपया या 500 जितना भी होता है, आपको मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट में रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो था ना प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके अंदर जो है ना आप 0 बैलेंस से अकाउंट खुलवा सकते थे। यानी आप अकाउंट किसी भी बैंक में खुलवाइए, पंजाब हो, स्टेट बैंक हो, जो भी हो, उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको 1000 रखना जरूरी है, ऐसा नहीं है। 0 बैलेंस से आप खुलवा सकते हैं, और आप जो उसमें पैसे रखिएगा उस पर गवर्नमेंट जो है ना ब्याज भी देती थी। साथ ही साथ ATM कार्ड की सुविधा मिलता था, और एक और भी सुविधा मिलता था जिसे हम लोग ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो देखिए ओवरड्राफ्ट मतलब ये होता है कि बैंक अपने कस्टमर को एक विशेष सुविधा देता है जब आपके अकाउंट में पैसे न हो, यानी आपके अकाउंट में पैसा बहुत कम हो और उससे आप अधिक अकाउंट से पैसे निकाल ले, इसी को बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। तो ये हर एक बैंक का अलग अलग रूल होता है, कितना आप निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 50,000 निकाल सकते हैं कि 1000, 1 लाख निकाल सकते हैं। ये बैंक का अपना रूल होता है, और वो जितने भी अपना संबंधी कस्टमर होते हैं जो विश्वास वाला होता है कि रिटर्न कर देगा, उसी को ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलता है। हर एक बैंक का अलग अलग है। तो इस योजना के तहत ओवरड्राफ्ट की भी जो है लाभ दिया जाता था। 5000 से लेकर के 10,000 तक जो है आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, यानी अकाउंट में पैसा नहीं रहने के बाद भी आप 5000 से 10,000 तक पैसा निकाल सकते हैं। तो ये सारी योजनाएं सरकार ने गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ के एवज में चलाया था। अब एक सबसे बड़ा सवाल हम लोग के सामने ये आता है कि सरकार इतनी योजनाओं को क्यों चला रही है, इस सारी योजनाओं को बंद करके। और सबसे अच्छा रहता कि सरकार रातों रात सब पैसा छपवाती, नोट छपवा के सबको दे देती, देश में हर कोई जो है ना अमीर हो जाता, सबकी गरीबी मिट जाती। तो ऐसा क्यों नहीं करती सरकार कि नोट छाप के सबको दे देती ताकि सब कोई अमीर हो जाता। तो समझिए, कभी भी जो है ना नोट छाप करके गरीबी दूर नहीं किया जा सकता है, किया नहीं जा सकता है, सरकार कभी नहीं करेगी। कोई मूर्ख सरकार होगा, कोई देश होगा जो करेगा ऐसा, जो वेनेजुएला था। वेनेजुएला एक बार क्या किया था कि नोट छाप करके सोचा था कि गरीबी दूर कर दे, और इसका कारण ये हुआ, जरा सोचिए कि अगर जो है सरकार नोट छाप करके सबको दे दे, सबको करोड़पति बना दे,
तो होगा इसका खामियाजा ये है कि जो व्यक्ति सड़क पर ठेला लगा करके जो सब्जी बेचता है, जो रिक्शा चलाता है, चाहे जो होटल वाला जो होटल में अपना सामान बना कर बेचता है, हर एक आदमी काम करना छोड़ देगा। अब सब कोई करोड़पति हो गया। अब जब करोड़पति सब कोई हो जाएगा तो कोई काम करना क्यों चाहेगा? ज़रा सोचिए, एक किसान है, किसान आज करोड़पति हो जाए, सरकार उसको छाप के नोट दे दे तो करोड़पति हो जाएगा। अब वो खेत में सोचेगा, जाएगा कभी खेत में कि हम अनाज उगाए? नहीं जाएगा, कहेगा हमारा मन का मर्जी है, अनाज उगाएंगे चाहे नहीं उगाएंगे, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाला है, वो रिक्शा चलाना छोड़ देगा, और चलाइबो करेगा तो कहेगा कि यहाँ से 5 किलोमीटर जाने के लिए 50,000 रुपये लेंगे, बैठना है तो बेचें, तो जाइए। आप क्या कीजिएगा? सब्जी जो बेचता है, जो सब्जी बेचने वाला, वो कहेगा आलू 30,000 रुपये किलो, 10,000 रुपये किलो, खरीदना है तो खरीदे, नहीं तो जाइए। कहेगा हमारा नहीं बिकेगा लेकिन कम नहीं करेंगे। मतलब समझ आप लोग को, इतना भयानक महंगाई होगी, इतना भयानक तबाही हो जाएगा, हर एक देश की जीडीपी डूब जाएगी। जीडीपी यानी वहाँ का प्रोडक्शन और कुछ नहीं होगा, वो देश एक तरह से आलस की ओर चल जाएगा, बर्बादी की ओर चल जाएगा, जैसे वेनेजुएला किया था। वेनेजुएला जो देश था ना, विश्व की सबसे बड़ी सुंदरी जो है ना, वेनेजुएला देश में है, और महंगाई भी सबसे भयानक है। भारत के कंपेयर में 10,000 गुना महंगाई है वहाँ पे वेनेजुएला में। कारण क्या है? उसने नोट छाप कर गरीबी दूर करने का प्रयास किया था। नोट छाप के सबको दे दिया था, पैसा छाप के। इतना भयानक, उसका करेंसी का वैल्यू आज गिर चुका है, समझ लीजिए। इतना महंगाई है, वहाँ पर एक ब्रेड खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपये लेके जाना पड़ता है, तब एक ब्रेड मिलता है। समझिए, इतना ज़्यादा महंगाई है। तो आप समझ लिए कि कभी भी जो है ना, नोट छाप करके गरीबी दूर नहीं किया जा सकता है, और सरकार ऐसा करेगी भी नहीं। सरकार मूर्ख नहीं है। वहाँ पे एक जो है ना IAS IPS ऑफिसर वहाँ बैठे हैं सरकार को सलाह देने के लिए। बात आपको समझ में आ गया होगा कि नोट छाप कर कभी भी गरीबी दूर नहीं किया जा सकता है। चलिए, आई होप आपको इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर इसके बाद आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।